लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर जनाब कंप्लीट हो गया था 19 और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आज मेरे बेटा हम नए चैप्टर का आगाज करेंगे, दैट विल बी चैप्टर नंबर 20, जो हमारा चैप्टर नंबर 20 होगा। और चैप्टर नंबर 20 में जनाब इसका नाम है न्यूक्लियर रेडिएशन। क्या नाम बेटा इसका है? न्यूक्लियर रेडिएशन इसका नाम है। और जब न्यूक्लियर रेडिएशन की बात करते हैं तो जो ये बेसिकली चैप्टर 19 से रिलेटेड है। चैप्टर 19 में हमने देखा था कि जब रेडियो एक्टिविटी का अमल होता है तो उसके नतीजे में अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज पैदा होती हैं। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज जनाब पैदा होती हैं। और इन रेडिएशन को हम मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि रेड की जो रेडिएशन होती हैं वो आपको जो है वो मेडिकल की ट्रीटमेंट के अंदर भी इस्तेमाल होती है, हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं, उसके अलावा और दीगर जगहों पर रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। ये रेडिएशन एक ख़ास हद तक, ख़ास लिमिट तक तो इंसानी जिस्म के लिए काबिल बर्दाश्त होती हैं, मगर जब ये रेडिएशन हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर हार्मफुल होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। लिहाजा इस बात को ज़रूरी समझा जाता है कि जहाँ पर इन रेडिएशन को इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पर बाकायदा चेकिंग की जाती रहे कि रेडिएशन की क्वांटिटी, रेडिएशन की अमाउंट कितनी है, कहीं वो हार्मफुल लेवल को टच तो नहीं कर रही। इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं रेडिएशन डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रेडिएशन डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। दो तरह के रेडिएशन डिटेक्टर होंगे जो हम आपके कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। तवज्जो से सुन लें, गौर से सुन लें। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या पढ़ा जाएगा? रेडिएशन डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ा जाएगा। किसके बारे में पढ़ा जाएगा? रेडिएशन डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ा जाएगा कि रेडिएशन को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, कहीं रेडिएशन मौजूद है या मौजूद नहीं है तो कितनी है, क्या इसकी क्वांटिटी है, कौन सी रेडिएशन है। इस चीज़ को अगर मालूम किया जाए तो इसके लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे उसे कहा जाता है रेडिएशन डिटेक्टर। दो तरह के डिवाइस इस्तेमाल करेंगे जो हम पढ़ेंगे। सामने फिगर आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। इनमें से एक का नाम, जो पहली वाली आपकी डायग्राम है, इसका नाम GM ट्यूब होता है, दूसरे का नाम विल्सन क्लाउड चैम्बर है। इस चैप्टर में यही दो टॉपिक है। इस चैप्टर में यही दो टॉपिक हमारे पास जनाब मौजूद है। इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में जनाब पढ़ा जाएगा और चैप्टर इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, जरा तवज्जो से देखिएगा। चैप्टर नंबर 20 की हम बात कर रहे हैं और इसका नाम न्यूक्लियर रेडिएशन, जैसे कि बताया आपको। और इसमें हम पढ़ेंगे रेडिएशन डिटेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे बेटा हम इसके अंदर? रेडिएशन डिटेक्टर्स, कि रेडिएशन को डिटेक्ट कैसे किया जाएगा। और दो तरह के रेडिएशन डिटेक्टर हम पढ़ेंगे। दो तरह के रेडिएशन डिटेक्टर्स हम जनाब पढ़ेंगे। एक का नाम होगा गिगर मुलर ट्यूब। गिगर मुलर ट्यूब, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं GM ट्यूब। क्या कहते हैं शॉर्टकट में? GM ट्यूब जिसको कहा जाता है। गिगर मुलर ट्यूब हमारे पास होती है। और दूसरी हमारी होगी, इसका नाम होगा विल्सन क्लाउड चैम्बर। जो सेकंड हमारी ट्यूब होगी, इसका जो सेकंड हमारा डिवाइस है उसका नाम है विल्सन क्लाउड चैम्बर, हमारा नाम है। जितने भी रेडिएशन डिटेक्टर होते हैं वो बेस करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन। तवज्जो से सुन लें, जब आपको अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज के बारे में पढ़ाया जा रहा था तो वहां आपको बताया गया था कि रेडिएशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। उन्हीं में एक प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था रेड, क्या नाम था? आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी उसका नाम था। जो रेडिएशन डिटेक्टर्स होते हैं वो आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी पर बेस करते हैं। जो रेडिएशन डिटेक्टर्स होते हैं दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी, यानी जब रेडिएशन किसी मीडियम से, गैसेस मीडियम से पास करती हैं तो उस मीडियम के अंदर आयंस प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती है? मीडियम के अंदर आयंस प्रोड्यूस करती हैं। इन आयन को मेजर करके हम क्या कर सकते हैं? रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वजह से सुन लें, रेडिएशन डिटेक्टर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी। किस पे बेस कर रहे हैं मेरे बेटा? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी। आयोनाइजेशन के मतलब समझ लो।
आयंस क्या होते हैं मेरे बेटा? आयन ऐसे पार्टिकल होते हैं जिन पर चार्ज पाया जाता है। आयन ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनमें चार्ज पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन भी देखा जाए तो एक तरीके से आयन है। रेडिएशन में इस बात की सलाहियत होती है, टेंडेंसी होती है कि जब ये किसी मीडियम से, गैसेस मीडियम से पास करेंगे तो उसको आयंस में कन्वर्ट कर देंगे। एक और जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से गौर से देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो आप है कि व्हेन अ रेडिएशन, जब रेडिएशन, व्हेन रेडिएशन अल्फा रेज हो, बीटा रेज हो या गैमा रेज हो या इवन एक्स रेज हो, अल्फा रेज हो, बीटा रेज हो, गैमा रेज हो या इवन एक्स रेज हो, पासेस थ्रू अ गैसेस मीडियम, जब किसी गैसेस मीडियम से पास करते हैं, दे प्रोड्यूस आयन। क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? वो आयन प्रोड्यूस करते हैं। पॉजिटिव आयन भी पैदा होता है, नेगेटिव आयन भी पैदा होता है। सुन लेना गौर से, पॉजिटिव आयन भी पैदा होते हैं, नेगेटिव आयन भी पैदा होते हैं बाय नॉकिंग आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर एटम। यानी जब ये रेडिएशन, सुनना तवज्जो से जुमले को गौर से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इस जुमले को गौर से सुनिएगा। जब रेडिएशन किसी मीडियम से, गैसेस मीडियम से गुजरते हैं तो उसके में से इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिट से बाहर निकाल देते हैं। यानी एक आयन तो इलेक्ट्रॉन खुद हो गया, एक आयन कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब किसी पार्टिकल में से आयन निकल जाता है, जब किसी एटम में से आयन निकल जाता है तो उसके अंदर क्या होता है? वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या होगा बेटा? वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी जब आयन, जब जब रेडिएशन किसी मीडियम में से पास करेंगे, गैसेस मीडियम में से, जब रेडिएशन किसी गैसेस मीडियम में से पास करेंगे तो उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन पैदा हो जाएंगे। नेगेटिव आयन कौन होंगे? नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन होंगे। जब एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। एक आयन इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, दूसरा पॉजिटिव आयन बनेगा जो कि इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से होगा। ये प्रिंसिपल है। अगर आपको ये प्रिंसिपल पता रहेगा तो आगे दोनों टॉपिक समझना आपके लिए बहुत आसान है। सारी जो बेसिक्स उसकी है वो इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर है। नाउ देन, अब हम जनाब क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज गिगर मुलर ट्यूब। पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या मेरे बेटा? गिगर मुलर ट्यूब। शॉर्टकट पे इसको कहा जाएगा जीएम ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको? जीएम ट्यूब जनाब कहा जाएगा। गिगर मुलर ट्यूब या जो गिगर की डिवाइस है, इज अ पोर्टेबल डिवाइस। क्या है बेटा? पोर्टेबल का मतलब होता है कि इसको बासानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। पोर्टेबल डिवाइस के मतलब होता है कि इसको बासानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जितना बड़ा हमारे मार्कर होता है ना हमारे हाथ में, तकरीबन ऑलमोस्ट इतनी बड़ी ये डिवाइस जनाब होती है। 6 से 8 इंच की डिवाइस हमारी होती है, पोर्टेबल होती है। विच इज यूज फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन, जो कि रेडिएशन की डिटेक्शन के लिए कि रेडिएशन मौजूद है या नहीं है, रेडिएशन मौजूद है या मौजूद नहीं है, और उसके साथ साथ उसको मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी के अंदर है, ज्यादा है कि कम है। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं किसको मेरे बेटा? गिगर मुलर ट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। प्रिंसिपल की बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जरा तवज्जो से गौर से देखिएगा। जैसे कि बताया कि कोई भी डिवाइस होती है वो आयोनाइजेशन के फिनोमेना पर बेस करती है। अब इसके अंदर 2-3 नई नई चीजें आएंगी, जरा समझना गौर से। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे कि पहले आपको बताया मैंने, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन। यानी जब रेडिएशन पास करती है किसी मीडियम से तो क्या करेंगी बेटा? उसके अंदर वो आयन क्रिएट करेंगी। प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन है, आयन पैदा होंगे। इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आयन बाय इंसिडेंट रेडिएशन। जब इंसिडेंट रेडिएशन किसी गैसेस मीडियम से टकराएंगी तो क्या करेंगी? उस मीडियम में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देंगी। उनके अंदर, गैस के मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। उन एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चले जाएंगे तो पार्टिकल पे चार्ज पैदा हो जाएगा। दिस चार्ज इज कॉल्ड, पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। क्या बोलेंगे इसको? आयन बोलेंगे। और दूसरा कौन पैदा हो गया है? इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया है। फिर समझ लेना बात ध्यान से कि 2 तरह के आयन पैदा हो जाएंगे। अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक साथ रह रहे थे, रेडिएशन जब गुजरे तो उनके बीच में लड़ाई पैदा कर दी। इलेक्ट्रॉन अलग चले गए, प्रोटॉन अलग चले गए और दे कन्वर्ट इनटू आयन। वो आयन की सूरत में कन्वर्ट हो गए।
अब अगला जुमला जरा गौर से सुनिएगा। When an ion is formed, जब भी कहीं आयन बनता है, it it moves towards respective electrodes. Electrodes क्या होते हैं? अगर हम दो प्लेट लें, एक को बैटरी और उनको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दें, जिसको पॉजिटिव प्लेट से जो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको एनोड कहते हैं, जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको कैथोड कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब आयन बनेंगे, पॉजिटिव आयन बनेंगे, नेगेटिव आयन बनेंगे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ट्रेवल करेंगे। कहाँ ट्रेवल करेंगे? ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोड्स की जानिब ट्रेवल करेंगे, अगर वहां पर हमने कैथोड और एनोड पैदा किए हैं। और जब ये गुजरेंगे, जब ये ट्रेवल करेंगे, जब ये मूव करेंगे इलेक्ट्रोड की जानिब, तो इनके रास्ते में दूसरे मॉलिक्यूल आएंगे। जब इनके रास्ते में दूसरे एटम आएंगे तो ये उन एटम को भी आयोनाइज कर देंगे। समझना तवज्जो से, गौर से। रेडिएशन आई, रेडिएशन ने क्या किया? एटम को आयोनाइज किया। रेडिएशन ने एटम को आयोनाइज किया। अब क्या हो गया? एटम की जगह पर दो आयन पैदा हो गए। अब ये दोनों आयन कहाँ मूव कर रहे हैं? जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की जानिब ट्रेवल करेगा, जो नेगेटिव आयन है मेरे बेटा वो एनोड की जानिब ट्रेवल करेगा। जब ये ट्रेवल करेंगे तो रास्ते में दूसरे मॉलिक्यूल भी तो होंगे, दूसरे एटम भी तो होंगे। जब ये आयन ट्रेवल करते हैं तो रास्ते में जो दूसरे एटम होंगे ये उनसे टकराएंगे। रास्ते में जो दूसरे एटम होंगे ये उनसे टकराएंगे। जब टकराएंगे तो उन एटमों को भी आयोनाइज कर देंगे। समझना गौर से, ध्यान से। जब ये टकराएंगे तो क्या करेंगे बेटा? ये दूसरे एटम्स को भी आयोनाइज कर देंगे। क्या करेंगे? दूसरे एटम को भी आयोनाइज कर देंगे। यानी एक आयन तो पैदा हुआ किसकी वजह से? एक आयन तो पैदा हुआ रेडिएशन की वजह से। अब जो आयन पैदा होते हैं ये आयन मजीद एटम को आयोनाइज कर देते हैं। यानी एक अगर आयन पैदा हुआ है, एक एटम से टकराएगा तो एक आयन के दो आयन हो जाएंगे। ये दो आयन टकराएंगे तो दो आयन के चार आयन हो जाएंगे। चार आयन आगे बढ़ेंगे, जब तक इलेक्ट्रोड तक पहुंचेंगे ये दरमियान में बहुत सारे आयन पैदा कर देंगे। बहुत सारे आयन पैदा कर देंगे। इन बहुत सारे आयनों का क्रिएट हो जाना कहलाता है एवलॉन्च। क्या कहलाता है बेटा? एवलॉन्च कहलाता है। जो बहुत सारे आयन पैदा हो जाते हैं, इस बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स का पैदा होना एवलॉन्च कहलाता है। एवलॉन्च के मतलब होता है बहुत बड़ी तादाद, अ बिग नंबर। एवलॉन्च ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचेस द एनोड प्रोड्यूसेस। फिर क्या होता है? बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए हैं एवलॉन्च के नतीजे में, फर्दर आयोनाइजेशन के नतीजे में। ये जब इलेक्ट्रॉन रीच करते हैं एनोड पर, कैथोड और एनोड पर जब आयन रीच करते हैं तो वहां पर करंट पैदा होता है। मोमेंट्री करंट पैदा होता है, पल्स करंट पैदा होता है। पल्स करंट ऐसे करंट को कहा जाता है जो फौरी तौर पे पैदा हो और पैदा होने के साथ ही खत्म हो जाए। ऐसे करंट का नाम क्या होता है? पल्स करंट कहा जाता है। एक मोमेंट्री या पल्स करंट पैदा होता है। डिवाइस के अंदर एक रिकॉर्डर लगा होता है। डिवाइस के अंदर क्या लगा होता है? कि रिकॉर्डर लगा होता है जिससे हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये तो मैंने थोड़ी बताई है आपको। अभी आगे चल के हम और डिटेल से इसको जब देखते हैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के ऊपर, तो आपको इसका बेहतर तौर पे आइडिया हो जाएगा, समझने में जरा मजा आएगा। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन की। पूरी कहानी ये है कि एक रेडिएशन दाखिल होगा, रेडिएशन आयन पैदा करेगा, वो आयन मजीद आयन पैदा करेंगे, ये आयन कैथोड और एनोड पर पहुंचेंगे, जिसके नतीजे में करंट पैदा होगा। उस करंट को हम मेजर करेंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं मेरे बेटा, तो ये आपको सामने डायग्राम नजर आ रही होगी। ये डायग्राम आपके पास जनाब अली GM ट्यूब इसको कहा जाता है। ये ब्लू सा आपको लकीर नजर आ रही है, ये आपके पास एक मेटेलिक सिलेंडर है। क्या बेटा? हमारे पास एक मेटेलिक सिलेंडर है। बारी बारी बातें बताते रहते हैं और सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो मेटेलिक सिलेंडर। क्या होता है बेटा? आपके पास एक हॉलो मेटेलिक सिलेंडर है। जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा है ये आपका हॉलो मेटेलिक सिलेंडर हमारे पास होता है, विच इज इनक्लोज बाय इंसुलेटिंग कैप। यहां पर हमारे पास इसमें एक अदद इंसुलेटिंग कैप लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा? हमारे पास यहाँ पर एक अदद इंसुलेटिंग कैप हमारे पास जनाब इसके साथ जो लगा होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं ये आप गौर से देखेंगे मेरे बेटा। इस तरीके से एक इंसुलेटिंग कैप हमने लगा दिया है और यहाँ से इंसुलेटिंग कैप के जरिए ये बंद होता है। तो वजह से देख लें, इंसुलेटिंग कैप के जरिए क्या होता है आपका? ये बंद यहाँ से इसको कर दिया जाता है। उसके बाद जनाब आगे देखते हैं तो जनाब
एट द सेंटर ऑफ द कैप, ये जो इंसुलेटिंग कैप है इसके सेंटर में इस फिक्स्ड विद अ स्टिफ वायर, एक स्टिफ वायर लगा, ये आपको वायर नजर आ रहा है बेटा इस तरीके से, ये आपका स्टिफ वायर इसके दरमियान में जनाब जो लगा होता है, एक स्टिफ वायर लगा होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर के ये दरमियान में मौजूद है, टच नहीं कर रहा है, हॉलो सिलेंडर है, दरमियान में आपके पास ये वायर मौजूद है और वायर बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, जो सिलेंडर की लेंथ है उसी तरीके से वायर की भी लेंथ हमारे पास मौजूद है अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। इट वर्क्स एज एनोड, ये कैसे काम करता है बेटा, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से। कैसे अमल करता है बेटा आपके पास ये, इट वर्क्स एज एनोड, अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा तो हमने क्या किया हुआ है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, क्या किया हुआ है, इसको अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। जब पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो ये कैसे अमल करेगा मेरे बेटा, एनोड अमल करेगा। जहां एनोड होता है वहां पर कैथोड भी होना चाहिए, जहां एनोड होता है वहां पर क्या होना चाहिए बेटा, आपका कैथोड भी होना चाहिए। कैथोड कौन होता है, जो मेटेलिक सिलेंडर होता है, द मेटेलिक सिलेंडर वर्क्स एज कैथोड, जो मेटेलिक सिलेंडर हमारा मौजूद है यहाँ पर, ये मेटेलिक सिलेंडर हमारा अमल करता है कैसे मेरे बेटा, मेटेलिक सिलेंडर आपका अमल करता है बतौर कैथोड, जो मेटेलिक सिलेंडर हमारा है ये मेटेलिक सिलेंडर बतौर कैथोड हमारे पास अमल करता है। थिन मीका और ग्लास डिस्क, यहां पर बेटा एक थिन बारीक सी मीका की या ग्लास के डिस्क के जरिए हम इसको बंद कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अ थिन मीका और ग्लास डिस्क क्लोजेस द अदर एंड विच ऑल्सो सर्व एज द एंट्रेंस विंडो फॉर आयोनाइजिंग पार्टिकल। एक एंड पर तो इंसुलेटिंग कैप लगा हुआ था, यहां से हमने कैथोड एनोड बनाया, दूसरे एंड पर जो दूसरा हमारा एंड मेरे बेटा मौजूद था, इस दूसरे एंड को आप देख लेते हैं, ये दूसरा एंड आपके पास मौजूद है, यहाँ पर एक मीका गिलास की प्लेट लगी होती है, यानी अंदर के जो गैसेस है वो तो बाहर नहीं आ सकती, अलबत्ता रेडिएशन बाहर जा सकती है। खिड़की होती है ना, खिड़की में शीशा लगा होता है, हवा नहीं आ सकती, आर पार देख सकते हैं, रोशनी आ सकती है, हवा नहीं आ सकती। इसी तरीके से मीका गिलास के जरिए अंदर जो गिलास जो गैसेस भरी होती हैं वो तो बाहर नहीं आ सकती, मगर जो रेडिएशन होती है वो अंदर जा सकती हैं। द ट्यूब कंटेन अ स्पेशल मिक्सचर ऑफ एयर आर्गॉन अल्कोहल, ट्यूब के अंदर भरा होता है, क्या भरा होता है मेरे बेटा, एयर भरा होता है, आर्गॉन भरा होता है, अल्कोहल भरा होता है, एट अ प्रेशर ऑफ 50 टू 100 मिलीमीटर ऑफ Hg, बहुत ही लो प्रेशर पर, बहुत ही कम प्रेशर हमारा होता है, आपको पता होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 7660 होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 होता है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ही कम होता है, यहाँ पर जो प्रेशर हमारा होता है ये प्रेशर बहुत कम प्रेशर हमारे पास होता है, 50 टू 100 मिलीमीटर ऑफ Hg हमारे पास जनाब प्रेशर होता है। इस पर हमारे पास एयर का, आर्गॉन का, अल्कोहल का मिक्सचर भरा होता है, एयर का, आर्गॉन का, अल्कोहल का मिक्सचर भरा होता है। एयर प्रेशर क्रिएट करती है, आर्गॉन के मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे, आर्गॉन के मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे, अल्कोहल के मॉलिक्यूल क्या करेंगे ये हम आगे चल के आपको बताते हैं कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल क्या करेंगे। ये तो गई कंस्ट्रक्शन। नाउ वी मूव टू दी वर्किंग, अब आते हैं वर्किंग के ऊपर कि काम कैसे करेगा। अब हम आते हैं वर्किंग के ऊपर कि काम किस तरीके से करेगा, तवज्जो देके गौर से सुनिएगा। व्हेन एन आयोनाइजिंग पार्टिकल, देखो बेटा जैसे कि बताया आपको लास्ट पॉइंट, जैसे कि बताया गया कि लास्ट पॉइंट के अंदर थोड़ा इशू था, ट्यूब के अंदर हमारे पास जो चीज भरी होगी, एयर होगा, आर्गॉन होगा, अल्कोहल होगा, तीन हमारे पास गैसेस का मिक्सचर होगा, किसका मेरे बेटा, एयर का, आर्गॉन का और अल्कोहल का मिक्सचर भरा होता है ट्यूब के अंदर। द ट्यूब कंटेन अ स्पेशल मिक्सचर ऑफ एयर, आर्गॉन एंड अल्कोहल, ट्यूब के अंदर एयर है, आर्गॉन है, अल्कोहल है, इन तीनों के मतलब समझ ले। आर्गॉन का जो मॉलिक्यूल होगा ना, जो आर्गॉन होगी गैस, जो आर्गॉन का एटम होगा, वो आर्गॉन का एटम बेसिकली आयंस प्रोड्यूस करेगा, जो आर्गॉन का एटम है वो मेरे बेटा आयन प्रोड्यूस करेगा। जो एयर होती है वो प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए होती है। अल्कोहल का काम क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि अल्कोहल का काम क्या होता है, अभी नहीं बताएंगे, आगे चल के बताते हैं अल्कोहल का काम क्या होता है। प्रेशर बहुत कम रखा जाता है,
एटमॉस्फेयर के मुकाबले में प्रेशर बहुत ही लो प्रेशर इसके अंदर होता है। ठीक है जनाब, मीका गिलास से बंद किया था ताकि रेडिएशन इसमें दाखिल हो सके। नाउ देन वर्किंग पे आते हैं। When an ionizing particle alpha, beta or gamma rays enters the tube through window, it ionizes the gas molecule. जैसे कि बताया इतनी देर से शुरू से ये बात बता रहे हैं कि जैसे ही आयोनाइजिंग पार्टिकल अंदर दाखिल होगा, इट आयोनाइजेस द गैसेस मिक्सचर। और गैसेस मिक्सचर में भी आप समझ लो, गैसेस मिक्सचर के अंदर भी आप समझ लो कि ये किसको आयोनाइज करेगा। बेसिकली ये आयोनाइज करता है बेसिकली आर्गॉन के मॉलिक्यूल को। किसको आयोनाइज करता है बेटा? ये आर्गॉन के एटम को ये आयोनाइज जनाब कर देता है, आयन बन जाएंगे। कौन से आयन बनेंगे? समझ देना, बात गौर से ध्यान से समझना। जब ये टकराएगा तो ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके बाहर निकाल देगा। यानी एक तो पैदा हो गया इलेक्ट्रॉन, एक कौन पैदा हो गया? एक तो मेरे बेटा इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जब आर्गॉन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आर्गॉन हो जाएगा पॉजिटिव स्टेट के अंदर। जब आर्गॉन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आर्गॉन पॉजिटिव आयन हो जाएगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। क्या पैदा होंगे? इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। आयोनाइजेशन के नतीजे में याद रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं जो ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं। नाउ देन a few electrons and ions are produced। जब आयोनाइजेशन होगी तो क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन बनेंगे, आयन बनेंगे। आर्गॉन जो पहले न्यूट्रल हालत में था, जब उस पर रेडिएशन टकराई तो एक तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, एक तो उसमें से कौन बाहर आ गया? एक तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, और इलेक्ट्रॉन बाहर आने के साथ जो जिस आर्गॉन के मॉलिक्यूल में से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, वो आर्गॉन का मॉलिक्यूल क्या बन गया? पॉजिटिव आयन की सूरत में कन्वर्ट हो गया। These positive and negative ions travels toward the tube, travels through the tube toward the electrode। अब ये ट्यूब के अंदर जो आयन पैदा हुए हैं ये क्या करेंगे? जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है ये कोशिश करेंगे, ट्रेवल करेंगे किसकी जानिब? अपने अपने इलेक्ट्रोड की जानिब। यानी जो पॉजिटिव वाला आयन होगा, जो पॉजिटिव वाला आयन होगा वो कैथोड की जानिब जाने की कोशिश करेगा। जो नेगेटिव वाला आयन है वो कहाँ जाएगा? एनोड की जानिब जाने की कोशिश करेगा। जब ये मूव करेंगे तो दरमियान में दूसरे भी मॉलिक्यूल होंगे, दूसरे भी एटम होंगे आर्गॉन के। जब मूव करेगा तो दरमियान में आर्गॉन के दूसरे एटम के साथ टकरा जाएगा। टकराव तो होगा ना भाई, कोई जाने तो देगा नहीं आजादी के साथ? आराम से जाने कोई नहीं देगा। जाने के दौरान कोलिजन होगी, और जब कोलिजन होगी तो उसके नतीजे में फर्दर आयोनाइजेशन होगी। जब कोलिजन होगी तो क्या होगी? उसके नतीजे में फर्दर आयोनाइजेशन होगी। एक आयन से दो आयन बन जाएंगे, दो आयन आगे जाएंगे तो चार आयन बन जाएंगे, चार आयन आगे जाएंगे तो आठ आयन बन जाएंगे, एंड सो ऑन। द नंबर ऑफ आयन्स विच मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मल्टीप्लाइड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। If voltage V is above the breakdown potential of the gas, the number of ions multiplies enormously। अगर आप ये जुमला सेंटेंस ना भी लिखना चाहें, कौन सा? अगर आप ये सेंटेंस है ना, कौन सा? If the voltage is above the breakdown voltage potential of the gas, हर गैस का एक वोल्टेज होता है जिस पर वो आयोनाइज कर जाता है। आप ये ना भी लिखें तो आप इससे इतना भी लिख दें कि द नंबर ऑफ आयंस आर मल्टीप्लाइड इनॉर्मसली। बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन आयंस की तादाद मल्टीप्लाई। बेटा आवाज आ रही है आमना? यस सर, आवाज आ रही है। सॉरी नेट ब्रेक हो गया था। Thus an avalanche of electron is produced। इलेक्ट्रॉनों का एवलांच पैदा हो जाता है, और thus an avalanche of इलेक्ट्रॉन आयन इज प्रोड्यूस्ड। इनके नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन की बड़ी तादाद जनाब क्या होती है? पैदा हो जाती है। दिस गिफ्ट राइज टू अ सडन डिस्चार्ज इन द ट्यूब।
इसके नतीजे में ट्यूब में क्या होता है, डिस्चार्ज पैदा होता है, आयंस पैदा होते हैं। द गैस देयरफॉर बिकम कंडक्टिंग, गैस कंडक्टिंग हो जाती है, यानी उसमें से करंट पास होना शुरू हो जाता है और एक करंट डेवलप हो जाता है, करंट पैदा हो जाता है। क्या होता है बेटा, आपका करंट डेवलप हो जाता है, करंट पैदा हो जाता है ट्यूब के अंदर। ये करंट हमारे पास एक रजिस्टर में से पास किया जाता है। इस करंट को क्या करते हैं बेटा, ये करंट जो हमारा पैदा होता है, यहाँ देखिए बेटा गौर से, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा होता है। इस रजिस्टर के अंदर हम क्या करते हैं मेरे बेटा, करंट को पास किया जाता है। रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है, यहाँ 10 की पावर कितनी लिखी है, यहाँ 10 की पावर -10 की पावर 4 ओहम का रेजिस्टेंस लिखा है। बास किताबों में ये फिगर 10 की पावर 9 भी शायद लिखी हो। यहाँ पर हमारे पास जब एक करंट पैदा होगा तो रजिस्टर में से गुजरेगा। इसके साथ जो आपको ब्लू डॉट से दो निशान नजर आ रहे हैं, इस पे लगा होता है काउंटर। एक काउंटर लगा होता है या लाउड स्पीकर लगा होता है जिस पर आवाज पैदा हो जाती है और इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। The resulting current pulse is passed through a resistor to produce a voltage pulse. This pulse is amplified and is fed to a loudspeaker. किसी लाउडस्पीकर में देख देते हैं, लाउडस्पीकर होगा तो उसमें आवाज आ जाएगी। या जनाब क्या होगा, एक मीटर होता है जिसका नाम होता है रेट मीटर, जो कि इसको काउंट कर लेता है, गिन लेता है। थोड़ा सा अगर आप इस फिनोमेना को और समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा एक डायग्राम और आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, गौर से देखिएगा कि जैसे ही रेडिएशन अंदर दाखिल होंगे, इसके अंदर आयन पैदा हो जाएंगे। क्या होंगे बेटा, आपके पास आयन इसके अंदर पैदा हो जाएंगे। तवज्जो से और देखिए, डायग्राम बड़ी कर दी है। रेडिएशन दाखिल होंगे तो इसके अंदर पॉजिटिव आयन पैदा होंगे, ब्लू से नजर आ रहे हैं। नेगेटिव आयन जनाब इसके अंदर पैदा हो जाएंगे। ये आयन ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे, कहाँ पर, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड ये मूव करेंगे, दूसरे एटम से टकराएंगे और आयन पैदा करेंगे। और इस तरीके से हमारे पास पल्स करंट पैदा हो जाएगा। यहाँ पर एक स्केल लगा होता है, उसके जरिए हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। द रिजल्टिंग करंट इज पास इनटू अ रजिस्टर टू प्रोड्यूस अ वोल्टेज पल्स। दिस पल्स इज एम्पलीफाइड एंड इज फेड टू अ लाउड स्पीकर। या तो इसको लाउड स्पीकर के अंदर भेज देंगे, या जनाब कहाँ भेज देंगे, इसको किसी काउंटर के अंदर भेज देंगे जहां इसको नोट कर लेगा। The argon alcohol mixture not only provides large number of ion pair, जो आर्गन क्या कर रहा है, वो आर्गन की मौजूदगी इलेक्ट्रो आयंस की तादाद को बढ़ाने में इस्तेमाल हो रही है, बड़ी तादाद में आयन हमारे पास बन रहे हैं। बट इट ऑल्सो यूज टू क्विंच द डिस्चार्ज क्विकली by making it non-conducting after registering the pulse current for a certain time called dead time। अब यहाँ पर बड़े सकील सकील किस्म के, मुश्किल मुश्किल किस्म के लफ्ज यहाँ पर आ गए, जरा इसको तवज्जो से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो अल्कोहल आर्गन मिक्सचर होता है, आर्गन ने क्या किया, आर्गन ने तो आयन पैदा किए, आर्गन ने मेरे बेटा आयन पैदा किए हैं। अल्कोहल जो होता है मेरे बेटा, वो बेसिकली क्वेंचिंग ऑफ डिस्चार्ज के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेंचिंग के मतलब क्या होता है कि जो आपके पास बहुत बड़ी तादाद में आयन पैदा होते हैं, हमने उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना होता है। जब पूरा करंट पास कर जाता है, जब पूरा करंट पास कर जाता है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन दोबारा मर्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन दोबारा मर्ज होते हैं और वहां पर एक और मजीद फोटोन पैदा होते हैं, जिससे मजीद आयोनाइजेशन हो सकती है। इस प्रोसेस को रोकने का अमल क्वेंचिंग कहलाता है। बेसिकली आप इतनी सी बात समझ लें कि क्वेंचिंग में क्या होता है कि हमने, जब ये पूरा अमल हो रहा होता है तो इस पूरे अमल के बाद ट्यूब को दोबारा न्यूट्रल स्टेज में आना होता है ताकि वो नए रेडिएशन को डिटेक्ट कर सके। इस फिनोमेना को हम क्वेंचिंग कहते हैं कि जो फालतू आपके आयोनाइजेशन है, जो एक्स्ट्रा आयोनाइजेशन है, उसको स्टॉप किया जाए। इसके लिए अल्कोहल ये काम करता है। अल्कोहल में इस बात की एबिलिटी होती है कि वो एक्सेस ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ एक और लफ्ज लिखा है डेड टाइम, कि जब आपका रिएक्शन होता है मेरे बेटा, जब ये पूरा अमल हो रहा होता है, इस पूरे अमल के दौरान आयन दाखिल हुआ, नए आयन पैदा हुए, अब लॉन्च हुआ, वहां तक पहुंचे, इस दौरान ये किसी नए पार्टिकल को रजिस्टर नहीं कर सकता है और इस पूरे टाइम का नाम होता है डेड टाइम, इसको जनाब कहा जाता है। Alcohol is a quenching agent because its vapor absorb energy of combination of electron and positive ion before they cause secondary electron emission
बाय कोलिजन ऑफ इमिटेड फोटोन विद एटम। इसका एक खास नाम होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम चैप्टर नंबर 17 के अंदर पढ़ेंगे। सुन लो गौर से, फिर तवज्जो से देख लें कि जब ये इलेक्ट्रॉन, जब पूरा करंट मुकम्मल हो जाता है, जब पूरा सिनारियो हमारा मुकम्मल हो जाता है, जब पूरा हमारे पास जनाब सर्किट मुकम्मल होता है, करंट पैदा हो जाता है, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन सर्किट से गुजर कर कैथोड तक पहुंचते हैं, जब ये दोबारा आपस में मिलते हैं तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब दोबारा मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं मेरे बेटा, कुछ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पैदा करते हैं, और इसके नतीजे में एक और फिनोमेना हो सकता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसको, इसको इस्तेमाल करने के लिए हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये आपकी डायग्राम हो गई थी। अब है काउंटिंग ऑफ पार्टिकल, के पार्टिकल को कैसे काउंट किया जाता है। जब भी कोई पार्टिकल जीएम ट्यूब में दाखिल होता है, एक पल्स करंट क्रिएट होता है जो एक क्लिक प्रोड्यूस कर देता है रिकॉर्डर में, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्डिंग कर लेता है। जो काउंटिंग आ रही है, काउंटर चल रहा होता है, जैसे जैसे एवलांच होता रहेगा वो काउंट करता रहेगा। जब उसको काउंटिंग करता रहेगा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, उसके बाद हम काउंटिंग देख लेंगे। अगर काउंटिंग की वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब रेडिएशन कम है, अगर काउंटिंग की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि रेडिएशन हमारे पास है। द नंबर ऑफ काउंट बाय द काउंटर शोज द इंटेंसिटी और आयोनाइज। जो नंबर ऑफ काउंट होते हैं बताते हैं कितनी इंटेंसिटी है या कितनी आयोनाइजेशन पावर है। In case of ionizing radiation, the number of count registered by the counter measure the intensity of the ionizing power of the incident radiation. जितनी ज्यादा काउंटर में वैल्यू आएगी, इसका मतलब है कि इतनी ज्यादा हमारे पास आयोनाइजेशन है। एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। इट इज सेंसिटिव टू काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सरेज। ये एक्सरेज को काउंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को काउंट, ये एक्सरेज है, गलती से वाई हो गया, ये एक्सरेज है। ये डिसएडवांटेज ये है कि ये पार्टिकल में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि अल्फा आया था, बीटा आया था, गैमा आया था, अल्फा रेस थी, बीटा रेस थी, गैमा रेस थी, कौन सी रेस थी, एक्स रेस थी, ये इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट मेजर द एनर्जीज ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। जो रेडिएशन आई है उनमें एनर्जी कितनी थी, ये इस चीज को भी नोट डाउन बता देगा। पार्टिकल कितने हैं बता देगा, रेडिएशन कितनी है, रेडिएशन में कितनी एनर्जी है ये नहीं बता सकेगा। इट इज नॉट सुटेबल फॉर फास्ट काउंटिंग। ये बहुत तेजी के साथ काउंट नहीं कर सकता है, एक काउंट करेगा फिर न्यूट्रल होगा, फिर काउंट करेगा फिर न्यूट्रल होगा, इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, फास्ट काउंटिंग नहीं कर सकता। लिहाजा जो बहुत ज्यादा हाईली आयोनाइजिंग पार्टिकल होते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, इनके लिए ये मुनासिब नहीं है, इनके लिए मुनासिब नहीं है। इसको बेसिकली गैमा रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको बेसिकली गैमा रेस के लिए ही अमूमी तौर पे जब इस्तेमाल किया जाता है, इट इज सुटेबल फॉर गैमा रेस, ये गैमा रेस के लिए बेहतर है। इट इज यूज टू डिटेक्ट रेडियो यूजेस भी देख ले बेटा। इट इज यूज टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी एंड हेल्प टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये रेडिएशन को की इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई कर सकता है। अब जरा तवज्जो से दो चार बात सुन ले मेरे बेटा गौर से। टॉपिक तुम्हारा मुकम्मल हो गया है, पहली पहली क्लास थी, काफी दिन के बाद क्लास ली है तो थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा होगा।